स- स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस की किताब, जिसका चैप्टर है जंतुओं में जनन। आज अध्ययन करेंगे जंतुओं में जनन। आइए जानते हैं हम लोग जनन क्या होता है। क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी गाय ने बछड़े को जन्म दिया है या बछिया को जन्म दिया है? ठीक। क्या कभी आपने ये भी देखा है कि आपके घर के पास जो है या आपके आस पड़ोस में या आपके गांव में किसी के यहाँ घोड़ा है तो उसने अपना बच्चा जन्म किया है, यानी बच्चे को जन्म किया है, पैदा किया है। जनन का तात्पर्य ये है संतान उत्पत्ति करना, संतान की उत्पत्ति करना, अपने जैसे एक और व्यक्ति को इस धरती पर पैदा करना या लाना। जैसे यहाँ देखिए दिखाया गया है, एक सारणी बनाई गई है यहाँ पे, जिस सारणी में क्रम संख्या, जंतु और संतान के बारे में दिया गया है कि वो क्या है। देखिए, हम मनुष्य है, उसका बच्चा शिशु कहलाता है, फिर बिल्ली अपना बच्चा देती है, कुत्ता भी छोटा छोटा पप्पी को जन्म देता है, तितली के भी बच्चे होते हैं, मुर्गी, चूजा, गाय का बछड़ा या बछिया, मेढक है। यानी सब लोग क्या करते हैं, अपने रूप के अनुसार, अपने अनुसार उनका जो गुण है, उनका जो अपना एक बनावट है, शारीरिक बनावट, सेम उसी प्रकार की संतान की उत्पत्ति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे यहाँ का यह रिवाज है, इस पृथ्वी का रिवाज है कि हमको जनन करना है। यानी हमको क्या करना है, अपनी पीढ़ी को। जनन क्यों करते हैं जी? पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, पीढ़ी को बढ़ाने हेतु। यदि एक बात बताइए, यदि हमारे दादा परदादा जो भी आज से हमारे 10 पूर्वज हैं, हमारे मान के चलिए कि जो 500 साल पहले, 1000 साल पहले, उन लोगों ने यदि संतान हमारे पूर्वजों को उत्पन्न नहीं किया रहता तो सोचिए कि क्या आज हम लोग यहाँ होते। उनको छोड़िए, यदि हम ही लोगों के माता पिता, यदि हम ही लोग के माता पिता हमारे बारे में, हमारे उत्पत्ति के बारे में नहीं सोचते, हमको पैदा करने के बारे में नहीं सोचते, तो क्या हम लोग इस पृथ्वी पर रहते? हमारा आपका कोई अस्तित्व रहता, नाम रहता? नहीं रहता। तो ये हमारी सृष्टि का नियम है कि सबको बच्चा पैदा करने का अधिकार, यानी अपनी संतान उत्पत्ति करने का अधिकार है। क्योंकि हमारी पीढ़ी जो है, इस पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे की तरफ बढ़ते रहे। कभी कभी होता क्या है कि किसी माता पिता के बच्चे नहीं होते, किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश किसी का बच्चा नहीं होता, तो क्या उनका वंश बढ़ता है? उनका वंश वही समाप्त हो जाता है, उस व्यक्ति का वंश वहीं समाप्त हो जाता है। बाकी के उसके भाई, उसके अड़ोसी पड़ोसी पटीदार जो भी हैं, उनका वंश बढ़ता है। लेकिन जिस माता पिता के द्वारा किसी भी प्रकार के बच्चे को जन्म नहीं दिया जाता है, तो क्या होता है, वहीं पे उनका वंश समाप्त हो जाता है। या मान के चलिए कोई, यहाँ तो हम जीव जंतु के बारे में बात करें, पेड़ पौधे भी यदि अपना संतान उत्पत्ति न करें तो धीरे धीरे इस पृथ्वी से विनाश हो जाएगा, पेड़ पौधे विहीन हो जाएंगे। मान लीजिए सबका एक उम्र होता है, उम्र के बाद क्या होता है, उनको मरना ही है। तो यदि वह मर जाएंगे और यदि वह संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति हो या पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, यदि संतान उत्पत्ति नहीं करता है तो यह धरती जो क्या हो जाएगी, उससे विहीन हो जाएगी, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस बात को समझ लिया कि सभी जीव जंतुओं को क्या करना है, अपना उत्तराधिकारी पैदा करना है, यानी उसको जन्म देना है। तो जनन से हमारा तात्पर्य हो गया, जनन से हमारा तात्पर्य हो गया
बच्चा पैदा करना। क्या करना? बच्चा पैदा करना। यानी हम जब बच्चा पैदा करेंगे तो उसी को क्या कहेंगे? जनन। ठीक है। अब यह जनन किस प्रकार से होता है तो हम लोग इसको समझेंगे। जनन दो प्रकार से होता है, यानी बच्चा जो है किसी जीव जंतु द्वारा बच्चा जनन दो प्रकार से किया जाता है। पहला है जिसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। और जो हमारा दूसरा है उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। पहला है हमारा लैंगिक जनन और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा, यहाँ देखिए, यहाँ जो है जनन की दो विधियाँ बताई गई हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हम लोग लेंगे लैंगिक जनन के बारे में कि आखिर ये लैंगिक जनन होता क्या है। ठीक है। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे दो प्रकार के जातियाँ होती हैं। सभी चीज़ों में दो प्रकार की जातियाँ होती हैं। एक होती है पुरुष की जाति और एक होती है स्त्री। दो ही जातियाँ हमारे यहाँ मौजूद है। बाकी तो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बौद्ध, जैन, ये सब क्या हैं? वो दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन जाति मात्र दो प्रकार की होती है, एक पुरुष जाति और एक स्त्री जाति, मेल और फीमेल। एक तीसरा भी है जिसे हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, ट्रांसजेंडर। ठीक है। यानी जो न महिला है न पुरुष है। ठीक है। उनको हमारे समाज में दूसरी दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन उनकी चर्चा हमको यहाँ नहीं करनी है, कारण कि यहाँ बात हो रही है जनन की। और उनको इस प्रक्रिया में भगवान ने ऐसा बना दिया है उनको कि वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। यानी कि जब, अब हम कहने का मतलब ये है कि जब पुरुष और स्त्री का मेल होता है, ठीक है, तो क्या होता है? तो हमारा जनन होता है। जैसे मान लीजिए हमारा आपका जनन कैसे हुआ है? हमारे माता जी हैं, सबकी माता जी होती हैं और पिताजी होंगे। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? पुत्र होता है या पुत्री। हमारा हम पैदा हुए, हमारे भाई बहन पैदा होते हैं, तो जितने भी लोग हैं सबके माता पिता होते हैं। और दोनों जब भाग लेते हैं इस लैंगिक प्रजनन विधि में तो पुत्र या पुत्री का जन्म होता है। तो यदि कोई पूछे कि लैंगिक जनन क्या है या आप लोग लैंगिक जनन के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वह जनन जिसमें नर और मादा जननांग भाग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है? अब इसी प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे कि आखिर माँ का कौन सा अंग भाग लेता है और पिता का कौन सा अंग भाग लेता है जिसके कारण हमारा जन्म होता है। तो इस भाग को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो लैंगिक जनन होता है, ठीक है, ये जो लैंगिक जनन है इसमें माता का क्या रोल है और पिता का क्या रोल है। दोनों के मिलने से ही क्या बनता है? बॉय या गर्ल बनता है, यानी बच्चा लड़का या लड़की बनता है। तो ये बच्चा लड़का या लड़की होने में क्या क्या किस किस अंग का इसमें योगदान है, कैसे योगदान है, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो हमने जान लिया कि जनन क्या होता है। तो जनन होता है अपने वंश की वृद्धि करना, बच्चा पैदा करना। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक में है कि पुरुष जनन अंग, यानी कि जो जेंट्स लोग हैं, जो पिताजी लोग हैं, उनमें जनन अंग कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या यहाँ पे उपयोग है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यही मुख्य जनन अंग है जो इस चित्र में आप लोग ध्यान दीजिएगा। यही जो है मुख्य अंग है
जनन के लिए पुरुषों में। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि जनन अंग में एक जोड़ा वृषण होता है। देखिए ये गोल जो है ये नीचे की तरफ लटका हुआ, इसे हम वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। ऐसे लिखा जाएगा, व्री प वाला स और रा, वृषण होता है। इसका काम क्या है जी? तो इसका काम है ये जो हमारा वृषण है यही वीर्य उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? वीर्य उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपके खेत में क्या बोना है, आपके खेत में मान लीजिए धान बोना है, धान बोना है ना जी। यदि खेत में धान बोना है तो हम क्या करते हैं, सब अभी अब सबके यहाँ धान की रोपनी समाप्त हुई है सबका, तो यह जो धान है सबसे पहले हम धान का बीज खरीदते हैं। बीज खरीदने के बाद खेत की तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद जो हमारे धान का बीज होता है उसके एक खेत में बीज को उगाते हैं। फिर इसको यहाँ से उखाड़ करके जो बड़ा खेत होता है उसमें ले जाके प्लांटेशन कर देते हैं, यानी रोप देते हैं। तो खेत तैयार हो और उस खेत में हम धान का बीज ही न डालें तो क्या धान की खेती हो पाएगी? कभी नहीं। वैसे ही जब हमको जनन करना है, बच्चा पैदा करना है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हमको वीर्य चाहिए या बीज चाहिए। वीर्य को ही हम बीज कहते हैं। तो ये जो हमारा वृषण है वो वृषण का क्या काम है? तो वृषण जो है नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक क्या है? तो नर युग्मक है शुक्राणु। पूछता है प्रश्न कि पुरुषों में कौन सा युग्मक है, नर युग्मक है? एक तरफ दे देगा शुक्राणु, अंडाणु, फिर दो चीज़ और दे देगा और आपसे जो है बहुविकल्पी के रूप में पूछ लेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो वीर्य इन्हीं वृषण के द्वारा क्या कर जाता है? उत्पन्न किया जाता है। और इस वीर्य में क्या होते हैं? लाखों शुक्राणु होते हैं। लाखों हमको एक शुक्राणु का काम है, मात्र बच्चा पैदा करने के लिए एक शुक्राणु का काम है। लेकिन ये जो वीर्य है हमारा, यानी पुरुषों का जो वीर्य है, उसमें क्या होता है? लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं? लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको एक शुक्राणु का मैं चित्र दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये हमारा है शुक्राणु। ठीक है, ये जो है शुक्राणु होता है। शुक्राणु में देखिए, शुक्राणु में बहुत छोटा होता है, एकदम छोटा। सोचिए कि लगभग 20-25 बूंद निकलता होगा वीर्य, उसमें करोड़ों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो कितने छोटे होंगे। लेकिन इनके छोटे होने के बावजूद इनमें देखिए ये इनका सिर है, ये मध्य भाग है और ये पूँछ है। एक शुक्राणु में इतनी चीज़ें होती हैं। क्या क्या? सिर होती है, मध्य भाग होता है और पूँछ होता है। ठीक है, और क्या होगा? यह जो होता है, यहाँ देख लीजिए, इसके कुछ जो है शुक्राणु के कार्य नीचे हमने लिख दिए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। क्या है जी? तो शुक्राणु का जो मुख्य काम है अंडाणु तक पहुँचना और निषेचन करना है। ठीक है, दूसरा क्या है? शुक्राणु की पूँछ उसे तेज़ी से तैरने में मदद करती है। जब अभी मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है, तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। ये शुक्राणु जब पुरुष के पेनिस यानी शिश्न से निकलते हैं तो वो तैरते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को चित्र के माध्यम से। तो ये जो पूँछ है उसको आगे की तरफ बढ़ने में मदद करती है। और अगला है, एक बार अंडाणु में प्रवेश करने के बाद शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के युग्मन जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो ये क्या होता है? यहाँ हमने जान लिया कि जो वृषण होते हैं वह शुक्राणु का जो है निर्माण करते हैं। और यह जो देखिए नीचे की तरफ जो थैली है, यह क्या करती है? वृषण को सुरक्षित रखती है और उसके लिए टेम्परेचर को क्या करती है? उसके अनुसार टेम्परेचर को बढ़ाती है। ठीक है, अब आते हैं, अब ये हमारा जो भाग हुआ बाहरी भाग, इसी को हम लोग लिंग या पेनिस कहते हैं। ठीक है, यह क्यों है? एक या तो यह
मूत्र विसर्जन के लिए है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में पेशाब कहते हैं, उसके लिए है। और दूसरा क्या है कि ये जो वीर्य बनाता है तो इसको किसी न किसी माध्यम से हमारी जो स्त्रियां होती हैं या माताएं होती हैं उनके भीतर जो है बीज को ले जाना इनका मुख्य काम है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, संभोग के समय शुक्राणुओं को योनि में ही इनका काम है पहुंचाना। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ वीर्य के निर्माण में सहायक द्रव यहाँ होता है, वेसिकल इसको बोलते हैं, सीमिनल वेसिकल। ठीक है, यहाँ है, यहाँ देखिए शुक्रवाहिनी है। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये मूत्राशय है हमारा। ठीक है, ये शुक्रवाहिनी है, यहाँ से ये देखिए इसमें शुक्र है, यहाँ से ये इधर से आकर के ये बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो ये चित्र रहा हमारा मानव यानी नर जो होता है उनके जनन अंग का। ठीक है, नीचे मैंने शुक्राणु के बारे में बता दिया है। ये देखिए ये क्या होता है, ये आगे की प्रोसेस हम बताएंगे, उसमें इसको बताएंगे कि इसमें होता क्या। देखिए एक औरत का ये अंडा है, देख रहे हैं ये औरत का अंडा है। इसमें देखिए पूंछ, मध्य भाग और सिर वाला, ये सभी वीर्य के जो क्या हैं, शुक्राणु हैं। ये इसमें से जो ताकतवर होता है वही इसमें क्या करेगा, इस अंडे के साथ मिलन करेगा। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं। हमने जान लिया ये हमारे पुरुष जनन अंग के बारे में कि पुरुष में क्या क्या जनन अंग होते हैं। अब आते हैं हम लोग स्त्री के बारे में। देखिए यहाँ देखिए खूब बढ़िया से यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये जो होता है, ये देखिए इसी को योनि या वेजाइना बोलते हैं। यहीं से जो है वीर्य इसके भीतर की तरफ जाता है। ठीक है, और अब आइए स्त्री में जो जनन अंग होते हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अंडाशय है, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ जो है अंडाशय है, जिसको हम दोनों तरफ है, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी या अंडाशय। यानी कि अंडे का निर्माण यहीं पे होता है। ठीक, यहाँ पे अंडा बनता है। उसके बाद क्या होता है, ये एक ट्यूब है जिसको हम फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। इसका काम क्या है कि जैसे ही यह अंडा बनता है यह इस ट्यूब में चला आता है। ठीक है, क्या होता है, वह यहाँ आकर के इंतज़ार करता है। देखिए यहाँ लिखा है, यह अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक ले जाती है। ठीक है, यहाँ पर निषेचन शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। यानी जो हमारा शुक्राणु है जब इधर से प्रवेश करता है तब प्रवेश करने के बाद यह इधर से ही जाता है और यहाँ अंडा रहता है तो उसके साथ यह मिलन कर लेता है। ठीक है, और ये देखिए टी आकार का होता है, इसको हम टी आकार का बोल सकते हैं। यही वो माँ का गर्भाशय जहाँ हम लोग 9 महीने माँ के पेट में रहते हैं। ठीक है, वो भी प्रोसेस में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, बच्चा कैसे माँ के गर्भ में रुकता है। अब क्या हुआ कि अब पुरुष का जो वीर्य है यहाँ से आया योनि से आने के बाद यहाँ गर्भाशय से होता हुआ यहाँ चला आया अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में जब आ गया तो क्या हुआ, तो जब यह अंडवाहिनी में आया तो यहाँ निषेचन हुआ। उसके पहले एक चीज़ और बता दें कि जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी दोनों तरफ है और दोनों तरफ जो है क्या है, अंडाशय। होता क्या है कि कोई भी बच्ची या स्त्री, क्यों बच्ची कह रहा है, क्योंकि एक लड़की जो है 12 साल की उम्र से माँ बनने का सौभाग्य उसको प्राप्त हो जाता है। चूँकि लेकिन भारत में यह अवैध है, किशोरों का जो विवाह होता है वह अवैध है। ठीक है, 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, 18 की लड़की और 21 का लड़का होगा तभी भारत में क्या है, विवाह वैध। अब तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ परिवर्तन होने वाले हैं,
या 18 साल क्यों? क्योंकि उस समय लड़कियां जो हैं वह माँ बनी, उनके जो जनन अंग हैं ये सब या क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें जो है दोनों में से बारी बारी से एक महीना इसमें अंडा बनेगा तो दूसरे महीने इसमें अंडा बनेगा। होता क्या है कि जैसे यहाँ अंडा इस महीने इस ओवरी से बन गया, ठीक है, तो यह कहाँ चला जाएगा, या अंडवाहिनी में चला जाएगा। ठीक है, और यदि इसको निषेचन नहीं होता है तो क्या होगा, यह फूट जाता है और नीचे की तरफ यह गिरता है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिर इस महीने से अंडा बन गया, इस माह इसमें से, तो अगले माह इसमें अंडा नहीं बनेगा, अब इसमें अंडा बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों गर्भाशय में के जो ऊपर ये जो है, यह जो है इनका नाम है क्या, अंडाशय। तो बारी बारी से एक महीने इसमें बनेगा, फिर दूसरे महीने इसमें, फिर तीसरे महीने इसमें, चौथे महीने इसमें, इस प्रकार से अल्टरनेट करके ये बनाएगा तो ये नहीं बनाएगा, और जब ये बनाएगा तो ये नहीं बनाएगा, होते रहता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, ये गर्भाशय है, तो इसी गर्भाशय में क्या होगा, बच्चा जब यहाँ से इसको वीर्य आएगा इधर, यहाँ आकर के इससे मिलेगा तो ये तुरंत आकर के यहाँ चिपक जाता है और धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है। इसके बारे में मैं आगे फिर बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अंग हो गए, पहला हो गया वेजाइना यानी योनि, दूसरा हो गया गर्भाशय, ठीक है, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया हमारा अंडाशय, और चौथा हो गया अंडवाहिनी। यानी इसमें 4-5 अंग हैं जो क्या करते हैं, प्रजनन तंत्र में यानी कि जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि अब बच्चा पैदा होता कैसे है। ठीक है, यहाँ आइए, यहाँ मैंने इसको भी बता दिया है। देखिए होता क्या है कि जब पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलता है, महिला के अंडाणु से जब मिलता है तो क्या होता है, निषेचन होता है। इसी को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और एक बात और कि शुक्राणु और अंडाणु एकल कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, एकल कोई, मैंने इसका मतलब है कि इसके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया हुई यह दोनों मिल जाते हैं और मिलने के बाद क्या बनाते हैं, मिलने के बाद जाइगोट बनाते हैं यानी युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये युग्मनज बन गए तो युग्मनज बनने के बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद ये भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है इनका। ठीक, और भ्रूण के बाद ये क्या हो जाएंगे, गर्भ बन जाएंगे, और गर्भ बनने के बाद जब समय पूरा होता है तो ये क्या होता है, तो माँ के पेट से बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, ये चूँकि माँ के पेट के अंदर होता है, ये सारी प्रक्रियाएं माँ के पेट के अंदर होती है, अतः इसको हम क्या बोलते हैं, अतः इसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन। यह माँ के पेट के अंदर होता है, इसलिए इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब एक बात और है जो आपको बताने की ज़रूरत है क्या, यहाँ देखिए इस चित्र में दिखाया गया कि जो है क्या है, वह मानव का अंडाणु है और अंडाणु में केंद्रक होता है। पूछता है कि क्या मानव अंडाणु में केंद्रक होता है, तो हमारा उत्तर होगा कि हाँ, मानव अंडाणु में केंद्रक होता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, निषेचन कैसे होता है। मैंने बताया था कि जब एक अंडाणु में ये देखिए शुक्राणु जो है पूंछ वाले सर वाले क्या करते हैं, घुसने का प्रयास कर रहे हैं, और घुसने के प्रयास में जो सबसे मजबूत वाला है वह क्या कर गया, वह
प्रवेश कर गया और जैसे ही प्रवेश करता है तो ये जो इसका बाहरी पार्ट है बहुत मजबूत हो जाता है, कड़ा हो जाता है और फिर किसी को घुसने ये नहीं देता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी माता को, किसी औरत को 3-3, 4-4 बच्चे हुए हैं, पेपर में आता है या टीवी में आता है। इसका मतलब क्या होगा कि एक ही बार में 3 या 4 जितने भी बच्चे होते हैं उतने शुक्राणु इसके अंदर क्या कर गए, प्रवेश कर गए। ठीक है, तो जितने प्रवेश कर जाएंगे शुक्राणु, जितने अंडों के साथ, क्योंकि एक ही अंडा होता है, जितने शुक्राणु उसके साथ जा कर के मिल जाएंगे उतने ही बच्चों का क्या होता है, यानी एक शुक्राणु एक बच्चा पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और होगा क्या, ये देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे हमारे युग्मनज का निर्माण हो गया है, यहाँ पे युग्मनज बन गए हैं। ठीक है, अब आते हैं, यह चूँकि मैंने बता दिया है कि जो भीतर होता है इसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है। अब आइए एक चीज़ आप लोग को और बता दें जिसका नाम है IVF, इन्वेंट्रो निषेचन, यानी कि इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, जैसे मैंने बताया था अभी आप लोग को कि माता जो होती हैं उनका जो होता है अंडाशय, अंडाशय हो या अंडवाहिनी हो, इनमें यदि कोई खराबी हो जाए, यदि किसी औरत को अंडा ही न बने, या जो अंडवाहिनी है फिलिपियन ट्यूब जिसको कहते हैं, जो पाइप ट्यूब के जैसी होती है, उसमें जो होता है कहीं गांठ वगैरह हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, बंद रहता है, तो चूँकि बंद रहेगा तो अंडा तो बनेगा हमारा, लेकिन वह अंडा इसमें आएगा नहीं, इसके आगे आएगा नहीं, तो यहाँ से शुक्राणु जाकर के इससे मिलेंगे नहीं, जब मिलेंगे नहीं तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस स्थिति में भी लोग बाँझ रह जाते थे। बाँझ का मतलब है जिसको बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो एक अलग से विज्ञान ने हमारा विकास किया और एक सिस्टम निकला IVF, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जिसको हम बाह्य कृत्रिम निषेचन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। इसमें होता है कि कभी कभी किसी स्त्री का यदि अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाए तो वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाती है। क्यों असमर्थ हो जाती है? क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु को मार्ग चाहिए और मार्ग नहीं मिलेगा तो अंडाणु तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए डॉक्टरों ने क्या किया कि उस औरत का ताज़ा अंडाणु ले लिया और उसके हस्बैंड का शुक्राणु ले लिया और कुछ घंटों के लिए एक साथ रख दिया। जब एक साथ, और उसके लिए एक अलग से माहौल तैयार किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, और उसी में क्या होगा, उनका निषेचन होगा, शरीर के बाहर निषेचन कराया जाता है। यदि निषेचन हो जाता है तो युग्मनज जो हमारा बनेगा उसको लगभग 1 सप्ताह के लिए विकसित किया जाता है और फिर उसको लेकर के माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। फिर माँ के गर्भ में क्या होगा, धीरे धीरे उस बच्चे का विकास हो जाएगा और विकास होने के बाद एक नॉर्मल बच्चे की तरह उसका क्या होगा, जन्म हो जाएगा। लेकिन चूँकि इसको हिंदी में परखनली शिशु कहते हैं, क्या कहते हैं, परखनली शिशु, लेकिन यह परखनली में नहीं, यह नाम केवल इसका है परखनली शिशु, लेकिन वह पैदा कहाँ होता है, वह पैदा होता है अपनी माँ के पेट से एक नॉर्मल बच्चे की तरह। ठीक है, तो हमने जान लिया कि माता के भीतर क्या होता है। अब इस प्रोसेस को हम एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले शुक्राणु कहाँ आया, शुक्राणु आया योनि के रास्ते हुए होते हुए कहाँ, अंडवाहिनी में, और वहाँ पे अंडा था। क्या था, अंडा था। अंडा से वो जो मिल गया तो मिलने के बाद बन गया युग्मनज बन गया। क्या बन गया जी, उसके बाद वो युग्मनज बन गया। और जब युग्मनज बन गया, निषेचन के बाद दोनों का निषेचन हुआ, मिलान हुआ, युग्मनज बन गया। युग्मनज क्या होता है, कुछ दिन बाद बन जाएगा भ्रूण। क्या बन जाएगा, भ्रूण।
भ्रूण बन जाएगा गर्भ, और गर्भ क्या हो जाएगा अपने, यदि मनुष्य है तो हमारा माना जाता है सप्ताह में, लेकिन हम लोग मानते हैं 9 माह में। गाय भैंस है उसका अलग है, बकरी का अलग है, यानी सब जीव जंतुओं का अलग अलग है बच्चा पैदा होने का। ठीक है, और ये चूँकि ये सारी प्रोसेस जो है माँ के गर्भ में होती है, इसीलिए हमने बताया था कि इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। ठीक है, आंतरिक यानी अंदर अंदर हो जाता है, या किसी को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि बाहर से दिखाई देगा तब पता चलेगा, तो इसीलिए इसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब होता है क्या कि कुछ जीव जंतुओं में यह क्या होता है, अंदर नहीं होता है। तो होता क्या है, चलिए देखते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं क्या कि बसंती ऋतु में या वर्षा ऋतु में मेढक हो या टोड पोखर हो, या क्या होता है तालाब में या झरना में धीरे धीरे बहते जाते हैं। होता क्या है कि जब इसके नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा क्या करती है, एक ही बार में सैकड़ों अंडे दे देती है। ठीक है, सैकड़ों अंडे दे देती है, तो वो अंडा जो होता है ऊपर से कवर्ड नहीं होता है, वो जेली नुमा होता है। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा ये दिखाने का प्रयास किया गया है इस चित्र में। ये जो गोल 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 दिखाई दे रहे हैं, यह क्या है, वो मेढक के अंडे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो उसकी मादा है, देखिए एक और चीज़, नर और मादा मैंने बताया था कि स्त्री और पुरुष, तो यहाँ पुरुष हो जाएगा, यहाँ स्त्री हो जाएगा। हमेशा से माँ बनने का सौभाग्य स्त्री को ही प्राप्त हुआ है, बाप को नहीं हुआ है। एक दो केसेस को छोड़ दिया जाए, बहुत सारे विज्ञान ने क्या किया है, प्रोग्रेस किया है, तो ये बहुत चीज़ें संभव है। लेकिन जो नेचुरली हम कह सकते हैं वो ओरिजिनल रूप में, तो वो माँ बनने का सौभाग्य जो है केवल और केवल महिलाओं को मिलती है, पुरुष केवल उसमें एक सहायक होते हैं। तो होता क्या है कि ये जो मेढक होते हैं ना, मेढक, और ये उसकी वाइफ हो गई, जिसको हम मेढकी बोल सकते हैं। तो जब मेढक और मेढकी एक साथ आते हैं तो मेढकी क्या करती है कि उस पानी में बहुत सारे अंडे को निकाल देती है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कवर नहीं होता है। अब क्या होता है, जो जेली होती है इसमें, जेली वो क्या करती है, अंडों का सुरक्षा कवच का काम करता है। अब हुआ क्या कि जब मादा ने यहाँ अंडा छोड़ दिया, तो जब पुरुष ने देखा कि अरे मादा ने तो अंडा छोड़ दिया, तो पुरुष क्या करता है, यानी कि मेढक, वो भी उनके ऊपर शुक्राणु को छोड़ देता है। और उनके शुक्राणुओं में भी क्या होता है, जैसे पुरुष में वो था, सर था, पूंछ था, मध्य भाग था, उनमें भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो भी तैरने लगते हैं। तैरते तैरते जो जो अंडा मिलता गया और जो शुक्राणु उससे जो है टकराते गए, तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अंडा हुआ, यहाँ आया, घूमते घूमते एक शुक्राणु इससे टकरा गया, फिर इससे कोई टकरा गया, फिर इससे टकरा गया, इससे टकरा गया। जितने शुक्राणुओं से अंडाणुओं का टकराव होगा, मिलन होगा, उतने ही क्या हो जाएंगे, उतना ही निषेचन प्रक्रिया होगा। और निषेचन प्रक्रिया के बाद वो युग्मनज बनेंगे, भ्रूण बनेंगे। ठीक है, तो ये जो निषेचन चूँकि होता है वह माँ के पेट में नहीं होता है, बाहर में होता है, इसलिए इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। और जो माँ के पेट के भीतर होता है उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो ये बाह्य निषेचन जो है किस में पाया जाता है, मेढक में पाया जाएगा। ठीक है, या जो कुछ मछलियाँ हैं, जैसे सारी मछलियाँ हैं, स्टारफिश है। ठीक है, स्टारफिश क्या है, एक जलीय प्राणी है, तो उनमें क्या होता है, उनमें बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ बताया जो मैंने इसके पहले बता दिया कि बच्चा पैदा होता कैसे है। देखिए यहाँ एक साइड का लिया, जैसे टी आकार का होता है ना, ऐसे टी आकार मान लें इसको हम, तो ये एक तरफ का लेकर के दिखाया। इसमें देखिए दिखाया है अंडाशय, ये हमारा अंडाशय है।
और ये क्या है, ये फिलिपियन ट्यूब है अंडवाहिनी, और ये है हमारा आधा यूट्रस। ठीक है, होता क्या है कि जब अंडाशय से अंडा बना, ठीक है, अंडा बनने के बाद यह कहाँ जाता है, फिलिपियन ट्यूब में आ जाता है। जब फिलिपियन ट्यूब में आ गया तब क्या होगा, जब यहाँ से वीर्य आया, भीतर घुस गया, भीतर घुसने के बाद यहाँ आकर के मिल गया, तो मिलने के बाद यहाँ देखिए बन गया है युग्मनज। क्या बन गया है, युग्मनज बन गया है। अब यह युग्मनज धीरे 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 कहाँ की तरफ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ जाएगा नीचे की तरफ। और यह चूँकि गर्भाशय में ही क्या होता है, रहता है, तो ये क्या करेगा, जो गर्भाशय की दीवारें हैं इससे आकर के ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, देखिए ये गोले गोल 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 बन रहा है, यहाँ देखिए गोला बन गया है। फिर यहाँ देखिए यह अलग अलग तरीके से युग्मनज क्या होता है, युग्मनज जो है विकसित हो जाता है, और विकसित होकर के क्या हो जाता है, अंत में भ्रूण बन जाता है। ठीक है, और इसी गर्भाशय में बच्चे के शारीरिक जो अंग होते हैं, आँख, नाक, कान, गला, मुंह, इस सब का क्या होता है, निर्माण होता है। और माना ये जाता है कि लगभग 12 सप्ताह बाद, कितना सप्ताह, 12 सप्ताह बाद बच्चे के लिंग का निर्धारण है। लेकिन यह कानूनन जुर्म है। बहुत से लोग क्या करती हैं, बहुत सारी औरतें अपने बच्चे का जो पेट के भीतर है, माँ के पेट के भीतर, तो उसका लिंग परीक्षण कराती हैं कि यह लड़का है कि लड़की है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब इसको जो है सरकार ने क्या कर दिया, कानूनी अपराध घोषित कर दिया लिंग परीक्षण। अब कहीं भी जाइएगा अल्ट्रासाउंड जहाँ होता है वहाँ लिंग का परीक्षण कराइएगा तो वो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, आइए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ गर्भाशय की भित्ति को दर्शाया गया है, ये गर्भाशय है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे जो है आकर के ये सट गया है, और सटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे भ्रूण का विकास हो जाएगा, और कुछ दिन बाद वो क्या बन जाएगा, बच्चा बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि जब भ्रूण के सभी भागों की पहचान होने लगे, आँख, नाक, कान, गला, लिंग, हाथ, ये सब का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम गर्भ कहते हैं। ठीक है, आज जब गर्भ का विकास हो जाता है तो वहाँ नवजात शिशु को देखिए, यह माँ का गर्भ है, गर्भाशय है, और इसमें देखिए बच्चा कैसे उल्टा लिटा हुआ है। यानी हम भी लोग भी अपनी माँ के पेट में ऐसे ही रहे होंगे। ठीक है, इसको आप लोगों ने समझ लिया। अब आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। जरायुज क्या होता है और अंड प्रजक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। देखिए होता क्या है ना कि कुछ जंतु जो है बच्चे को जन्म देती है, किसको, जैसे गाय है, गाय बछड़ा या बछिया को जन्म देगी, भैंस जो है अपने बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, और हिरन, यानी कुछ जीव जो हैं वह क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, शिशु को जन्म देते हैं, तो उनको हम जरायुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जरायुज। और कुछ जो जीव जंतु है वो अंडे देते हैं। क्या देते हैं, अंडे। उनका पहले अंडा होता है, उसके बाद अंडे को लेकर के वो एक निश्चित तापमान पर रखती हैं, तो धीरे धीरे उस अंडे में क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, और धीरे धीरे वह बच्चा जन्म ले लेता है। कहते हैं, क्या कहते हैं, अंड प्रजक। अंडा देने वाले जीव को हम क्या कहेंगे, अंड प्रजक कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आते हैं हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि शिशु से वयस्क कैसे होता है। यानी कोई जीव जंतु होता है, वह यदि बहुत छोटा है तो उसका वयस्क कैसे होगा, तो यहाँ एक उदाहरण के द्वारा पढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पे मेढक के जीवन चक्र को समझाया गया है कि आखिर मेढक जो होता है वह कैसे
बड़ा होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ है उसका अंडा, क्या हो गया, अंडा मिल गया। और जब यह निषेचित हुआ तो धीरे 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 किस में बदल गया, यह टैडपोल में बदल गया। ठीक है, टैडपोल में बदल गया। टैडपोल में बदलने के बाद ये फिर देखिए बड़ा सा टैडपोल बन गया, और बड़ा सा टैडपोल बनने के बाद ये अंत में एक वयस्क मेढक के रूप में बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, टैडपोल से रूपांतरित होकर के वयस्क में बदलने की जो प्रक्रिया है, इसको हम कायांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायांतरण। कायांतरण। कोई पूछे कायांतरण क्या होता है, तो कायांतरण होता है टैडपोल का वयस्क रूप में रूपांतरण। किससे, टैडपोल से जब वयस्क बन जाएगा, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे कायांतरण। ठीक है, तो ये भी लैंगिक जनन ही द्वारा होता है। अब हमने लैंगिक जनन को समाप्त कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हमने क्या किया, लैंगिक जनन में हमने बताया कि इसमें नर होता है और दूसरे नंबर पे होती है मादा, यानी इसको हम पुरुष कह सकते हैं, ये पुरुष है और यह क्या है, स्त्री है। यानी कि जब जनन प्रक्रिया में जब मादा या नर में से कोई एक नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो जनन की प्रक्रिया संभव नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी जनन होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे पैदा करने के तरीके होते हैं जिनमें नर और मादा का कोई बहुमूल्य योगदान नहीं होता है। उसी में एक प्रक्रिया है जिसे हम मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन। और एक दूसरी जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं द्विखंडन। क्या बोलते हैं, द्विखंडन। मुकुलन और द्विखंडन दो ऐसी प्रक्रिया है जो अलैंगिक है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए हमको दो जीव लेने होंगे। पहले का नाम है हाइड्रा। देखिए ये हाइड्रा है, यह क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हाइड्रा है। इसमें देखिए यहाँ से एक अंग निकला हुआ है, ये देखिए यह इसी चित्र में बड़ा हो गया है, और यह तीसरे चित्र में क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब ये टूट करके अलग हो जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मुकुलन। प्रश्न पूछता है कि ये जो हमारा हाइड्रा है, हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, तो हम क्या बताएंगे, हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा होता है। इसमें देखिए एक अंग को विकसित किया, फिर इसको आगे बढ़ाया, फिर इसको पूर्ण विकसित करने के बाद उसको जन्म दे दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मुकुलन। ठीक है, इसके बाद दूसरा है द्विखंडन। तो द्विखंडन किस में होता है, तो यहाँ देखिए द्विखंडन जो है, यहाँ देखिए द्विखंडन जो है एक अमीबा होता है। अमीबा क्या है, यह एक कोशिका का जीव है। अब कोशिका क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि कोशिका जो होती है वह हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका के बिना किसी व्यक्ति का जन्म संभव ही नहीं है, इस धरती पर रहना संभव ही नहीं है, वह सेल के द्वारा ही होता है। आइए देखते हैं, अब हो गया हमारा, जब द्विखंडन हो गया, सॉरी मुकुलन हो गया, तब दूसरा बचा द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब होता है दो टुकड़ों में बट जाना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक जो है अमीबा है, ठीक है, एक अमीबा यहाँ पे है, यहाँ देखिए बड़ा अमीबा हो गया और दुगो इसमें केंद्रक हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें से दुगो बन गए। जब दुगो बन गए तो हमने क्या किया, दुगो बन गए तो हमने एक को बेच दिया और एक को रख लिया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो है अमीबा होता है, एक या अपने केंद्रक को दो भागों में विभाजित कर लिया। विभाजित करने के बाद फिर प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ा और ये इसने अपने आप को दूर बना लिया एक दूसरे से,
और अंत में क्या हो गए, अंत में जो है ये दो भागों में टूट जाते हैं। तो इस टूटने को ही हम द्विखंडन नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस कहानी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। डॉली की कहानी है। एक भेड़ और एक भेड़ा लिया गया है, यानी एक जेंट्स और लेडीज लिया गया है। जेंट्स का कुछ पार्ट निकाला गया, कुछ लेडीज का पार्ट निकाला गया, और उससे एक अलग तरीके का जो भेड़ बनाएगा, जिसका नाम है डॉली। डॉली क्या है, एक क्लोन है, यानी सेम है। देखिए यहाँ एक भेड़ दिखाई दे रहा है, फिन डॉर्सेट, फिन डॉर्सेट है, और यहाँ है स्कॉटिश ब्लैक फंस इंच, ईव है, ये ईव है, ये डॉर्सेट है। दोनों में देख लीजिए, ये अपने पिता के समान दिखने वाली भेड़ बन गई है। ठीक है, यह पहला स्तनधारी है जिसका क्या हुआ है, क्लोन बनाया गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर जो है यहाँ समाप्त होता है। चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। इस प्रकार से है कि प्रश्न एक है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। मैंने पढ़ाते टाइम बताया है कि सभी जीव को अपने वंश की वृद्धि के लिए, अपने वंशों की निरंतरता के लिए क्या है, प्रजनन आवश्यक है, पहला है। और दूसरा है, या एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने को सुनिश्चित करता है, यानी सजीवों में जनन होगा तो इससे क्या होगा, हमारी जो धरती है उसका संतुलन हमेशा बना रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए, यह कैसे होता है। मैंने इसको बताया था कि नर जनन अंग होता है और एक मादा जनन अंग होता है। नर जनन अंग में जो शुक्राणु होते हैं और मादा अंग का अंडाणु जो है होते हैं, वह मिल करके क्या बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। युग्मक क्या होता है, युग्मनज, यानी युग्मक माँ के पेट में रहता है और वह धीरे 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 क्या होता है, भ्रूण में बदल जाता है, और भ्रूण में बदलने के बाद वो एक समय के बाद क्या होता है, पैदा हो जाता है। लेकिन इसके भीतर कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, और ये गुणवज एक भ्रूण में विकसित होने वाला प्रक्रिया के तहत गुजरता है, या जो मादा के गर्भाशय भित्ति से जुड़ा रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। आगे है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प इसमें से चुनकर लिखना है कि पहला नंबर दिया है क, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो हम हमेशा जानते हैं कि जो आंतरिक निषेचन होता है वह मादा के शरीर के भीतर होता है। तो इसको आप लोग मादा शरीर में जो पहला नंबर है उसी को हम लोग टिक लगा लेंगे। दूसरा है ख, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कायांतरण कहते हैं। तो कायांतरण कौन सा है, जो 2 नंबर का है उसी को कायांतरण लिखा हुआ है। फिर अगला है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, कितने केंद्रक होते हैं, तो 1 होते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न कथन सत्य पर टी अथवा असत्य पर एफ का सांकेतिक चिन्ह लगाइए। कहता है कि अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। मैंने बताया था कि जो अंड प्रजक जंतु हैं वो क्या करते हैं, अंडा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहा है कि शिशु देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। फिर ख नंबर है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका होती है। बिल्कुल सही है, शुक्राणु जो होती है प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका रखते हैं। फिर ग है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। जी बिल्कुल सही, बाह्य निषेचन मैंने बताया था कि वो क्या करते हैं कि तालाब में या नदी में अपने शुक्राणुओं को फेंक देती हैं मादा, और जो नर होते हैं उनके शुक्राणु जो होते हैं जाकर के अंडाणु से मिल करके बनाते हैं। ठीक है, तो मादा का अंडाणु और मेल का शुक्राणु मिल करके बाह्य निषेचन के द्वारा इसको बनाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है
युग्मक कहलाती है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, युग्मक नहीं कहलाती है। फिर देखिए, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, बिल्कुल सही है। अगला है 6 नंबर, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। अभी मैंने अमीबा के बारे में बताया था, तो अमीबा के बारे में मैंने क्या बताया कि अमीबा जो होता है वह द्विखंडन विधि द्वारा होता है, ये गलत है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, नहीं, अलैंगिक जनन में किसी प्रकार का निषेचन नहीं होता है। अगला है द्विखंडन, आते हैं हम लोग, ऊपर की तरफ चला गया है। द्विखंडन अलैंगिक जन्म की एक विधि है, बिल्कुल सही है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है। अगला है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, बिल्कुल सही है। जब भी निषेचन होता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। अगला है भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं बतानी है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, एक तरफ युग्मनज लिख दे लेंगे और एक तरफ भ्रूण लिख लेंगे। युग्मनज में लिखेंगे यह जो है एकल कोशिकीय होता है, क्या होता है, एकल कोशिकीय, जबकि भ्रूण में लिखेंगे यह एक बहुकोशिकीय है। ठीक है, अगला है हमारा, अच्छी तरह से परिभाषित शरीर के अंग युग्मनज में अनुपस्थित होते हैं, जबकि भ्रूण में शरीर के अंगों की पहचान की जा सकती है, बिल्कुल सही है। 6ठा नंबर है, अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए, जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन की 2 विधि का वर्णन कीजिए। तो पीछे हमने लिखवा दिया है कि युग्मनज और इसमें भ्रूण में क्या क्या अंतर है। तो 2 अंतर हमने बताया था कि युग्मनज एकल कोशिकीय है, जबकि भ्रूण क्या है, बहुकोशिकीय है। फिर दूसरा कि जो युग्मनज होते हैं उसमें शरीर के अंगों की अनुपस्थिति होती है, लेकिन जो भ्रूण होता है उसमें शरीर के अंगों की पहचान की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन से हमारा परिभाषा ये है, मतलब कि जिसमें नर और मादा नहीं होते हैं, केवल एक ही जनक होता है और वही क्या करता है, नए जीव को जन्म देता है, इसको अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी 2 विधियां को हमने चर्चा किया था। पहला विधि था मुकुलन विधि और दूसरा था हमारा द्विखंडन। तो ये मुकुलन विधि क्या होता है, इस प्रक्रिया में जीव का एक हिस्सा उभरना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे यह बढ़ता है और एक नए अलग जीव में विकसित हो जाता है। जैसे हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। फिर दूसरा है द्विखंडन। द्विखंडन में क्या होता है, यह एक अलग प्रकार का जनन है, यानी अलैंगिक जनन है। इसमें एक एकल कोशिका 2 हिस्सों में विभाजित होती है। ठीक है, द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करने वाले जीव, जीवाणु और अमीबा इसके क्या है, उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। ठीक है, तो जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय की भित्ति में भ्रूण का रोपण होता है, तो हम लिख सकते हैं कि मादा के गर्भाशय की भित्ति में भ्रूण का रोपण होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण से दीजिए। तो कायांतरण से हमारा तात्पर्य क्या है कि लार्वा का वयस्क में रूपांतरण ही कायांतरण कहलाता है। ठीक है, कायांतरण एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिका की वृद्धि और विभेदन द्वारा पशु के शरीर की संरचना में अचानक और आकस्मिक परिवर्तन शामिल हो जाते हैं। ठीक है, यह आमतौर पर उभयचर और कीटों में देखा जाता है, जैसे मेढक और तितली। इसी प्रकार से उनका जो है कायांतरण के द्वारा ही उनका आगे का प्रयोग होता है, प्रोसेस, छोटे से बड़े रूप में वो बदल जाते हैं। आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में विभेद कीजिए, यानी आंतरिक निषेचन क्या होता है और बाह्य निषेचन क्या होता है, उसको हमको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं अंतर। एक तरफ मैंने आंतरिक निषेचन कर दिया है और दूसरी तरफ बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में 1 नंबर है, नर और मादा युग्मकों का संलयन
शरीर के अंदर होता है। भाई निषेचन में है कि नर और मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है, यानी इसमें अंदर होगा, इसमें बाहर होगा। दूसरा है कम संख्या में अंडे उत्पादित होते हैं और बाह्य निषेचन में बड़ी संख्या में अंडे उत्पादित होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण गाय, कुत्ता, मानव आदि, और इसमें है मेढक, मछली इत्यादि। ठीक, 10वां है प्रश्न, इसको मैं बता देता हूँ। ये एक चित्र के द्वारा दिखाया गया प्रश्न है। मैं चित्र भी बना देता हूँ और आप लोग को समझा भी देता हूँ कैसे कैसे बनेगा। इसमें देखिए क्या होता है, चित्र हमारा ऐसे है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। ये 3 पार्ट हो गया। फिर इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। ये 1 2 3 4 5 6, आप लोग अपनी किताब में देख लीजिए। 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग। देखिए यही हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 में है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए। एक प्रकार की पहेली है, इसको पूरा करना है। पहला दिया गया है इसमें, यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं। तो ये अंडाणु कहाँ उत्पादित होते हैं? अंडाणु उत्पादित होते हैं अंडाशय में। अंडाणु कहाँ उत्पन्न होंगे? अंडाशय, इसमें अंडाशय हम लोग भर देंगे। ठीक है, फिर है हमारा बाएं से दाएं तरफ, वृषण में उत्पादित होते हैं। तो वृषण में क्या होते हैं? वीर्य होता है, और वीर्य में क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं? शुक्राणु। तो इसको शुक्राणु बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा 3 नंबर। फिर चौथा है हाइड्रा का अलैंगिक जनन। तो हाइड्रा का अलैंगिक जनन किससे होता है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन विधि द्वारा। कौन सी विधि? तो ये 4 नंबर में हम मुकुलन भर लेंगे। फिर है पहला, यह मादा युग्मक है। ठीक है, तो मादा युग्मक में क्या हो जाता है? ऊपर से नीचे 1 नंबर। तो यहाँ देखिए मादा में होता है अंडाणु, इसको हम मिटा देते हैं इसको। तो अब हम लोग अगला इसी में बनाएंगे। तो यह एक मादा युग्मक है। यहाँ देखिए अंडाणु, तो यहाँ चूँकि अंडाणु होगा तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम बना देंगे अंडाणु, इसमें ड भर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडाणु। ठीक, फिर दूसरा है हमारा नर और मादा युग्मक का मिलना। तो जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन प्रक्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मक बनता है। तो इसमें निषेचन, निषेचन हो गया। ठीक है, और चौथा है एक अंड प्रजक जंतु, ऊपर से नीचे। तो मुंह है तो गिर भर देंगे, तो ये हो जाएगा मुर्गी। अंड प्रजक, अंड प्रजक का मतलब हुआ अंडा देने वाली। तो कौन हो जाएगी अंडा देने वाली? तो मुर्गी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पाठ का विश्लेषण भी किया, और विश्लेषण करने के बाद क्या हो गया? इसको हमने समाप्ति कर दिया। तो इसी के साथ हम लोगों का वीडियो आज का समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मेरा, तो कमेंट में ज़रूर डालिए। ठीक है, कमेंट कीजिए आप लोग इस पर, जिससे आगे की वीडियो को बनाने में हमें सहूलियत मिलेगा। ठीक है, यदि इच्छा करे, अच्छा लगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।